अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अभी दरवाजे का लॉक खड़ी खोल रही थी जब राबिया ने ऊपर से झांकते हुए कहा, आज आपका खाना ऊपर है, लिबास बदल कर जल्दी से आ जाएं। उसके साथ ताशा भी आवाज़ मिला रही थी। मैंने हंसकर पूछा, क्यों भई, आज कोई ख़ास बात है ताशा बेटे? मैंने पूछा तो जवाब राबिया ने दिया, ख़ास ही समझ लें बस। राबिया पीछे हट गई। मैं कपड़े बदल कर ऊपर आई तो राबिया खाना लगा रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराई और कहा, आपसे मिलने कोई आया है? भला बूझिए तो कौन कौन आ सकता है मुझसे मिलने? मैंने अफसुदगी से कहा, अंदर जाकर देख लीजिए। राबिया ने कहा तो ताशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। पर्दा उठाकर मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने सोफे पर बैठी रुकैया को देखकर चौंकी। फिर आगे बढ़ी तो रुकैया उठकर मुझसे गले मिलते हुए बोली, आपने तो फिर 4 सदा ना आने की कसम खा ली थी। उन्होंने मेरी पेशानी चूमी। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ज़रा कॉलेज की मसरूफियात में बात मेरे मुंह में रह गई। मेरे पीछे दूसरी तरफ खिड़की के पास शादाब खड़ा था। मैंने उसको आईने में देखा था। हमारी हैरत के उसकी तरफ मुड़ी तो शादाब ने आहिस्ता से सलाम किया। जवाब देते हुए मैंने हैरत से उसको देखा और कहा, तुम भी आए हो? जवाब में शादाब ने सिर्फ नज़रें उठाकर मुझे देखा, मुंह से कुछ न कहा था। मुझे भी बीते दिन याद आए, वो भी रुकैया को देखकर, और मैंने पूछा, शादाब पढ़ता है या अब भी आवारगी करता है? सॉरी, मेरा मतलब है वक़्त ज़ाया करता है। मैट्रिक पास किए पूरा 1 साल हो गया है। रुकैया ने खुशी भरे लहजे में कहा। वाकई? मैंने खुश होकर पूछा। जी वाकई, रुकैया ने कहा। फिर शिकवा करते हुए बोली, आप तो फिर आई ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्यों, हैरियत तो है? अब तो शादाब ने मैट्रिक कर लिया, और क्यों आना पड़ा आपको? जी हाँ, मैट्रिक तो कर लिया है, और अब आगे की भी तो सोचिए ना। दरअसल मैंने बहुत कहा कि आगे कॉलेज में दाखिला ले लो, मगर यह मानता ही नहीं, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ। मैंने अभी कोई जवाब ना दिया था कि राबिया ने खाना लग जाने की इत्तला दी और हम बाहर आ गए। शादाब चुप चुप था। पहली बार मैंने उसे असले के बगैर यानी मद्दू के बगैर देखा था। खाने से फारग होकर मैंने उनको अपने प्रोफेसर होने की खुशखबरी सुनाई और इजाज़त लेकर उठाई, क्योंकि राबिया ने कहा था इस खुशखबरी के साथ पार्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, रात का खाना मेरी तरफ से, कहकर मैं चली आई और अपने कमरे में आकर ऐसी सोई कि शाम को जब राबिया ने मुझे झंझोड़ कर जगाया तब मेरी आँख खुली। असल में मेरे दरवाजे के एक लॉक की चाबी किसी भी एमरजेंसी ज़रूरत के लिए राबिया के पास होती थी। ये पार्टी हो रही है? राबिया ने आंखें निकाल कर पूछा। वो बस क्या बताऊं, बहुत दिनों बाद नींद मेहरबान हो गई। मैं खुले बालों को लपेटते हुए उठी तो राबिया के पीछे रुकैया और शादाब खड़े थे। शादाब ने ताशा को उठा रखा था और बड़ी दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था। मैं उनको लेकर दूसरे कमरे में आ गई, जिसे अज़रा और भाईजान के जाने के बाद मैंने ड्राइंग रूम बना डाला था कि कभी कभार कॉलेज से कोई मिलने ही चला आता है। पार्टी का क्या होगा? मैंने तुम्हारी वजह से रात का खाना नहीं बनाया, राबिया फिक्रमंदी से कह रही थी। फिक्र की क्या बात है, ये लाहौर है, अभी जाकर भाई आते हैं तो पक्का पकाया मंगवा लेंगे। मैंने कहा तो रुकैया बोली, बाज़ार से मंगवाने की क्या ज़रूरत है, अभी मैं आपके साथ मिलकर पका लेती हूँ। क्यों बाजी? उसने मुझे देखा। आप मेहमान हैं, आराम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना बाज़ार से आ जाएगा। आप बैठें बातें करें, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, रुकैया ने कहा, मगर मैं उठ गई
मैं चाय लेकर आई तो राबिया जा चुकी थी। मालूम हुआ जाकर भाई ने बुलाया है। मैंने चाय बनाकर पहले रुकैया और फिर शादाब को दी और चार सद्दा के बारे में पूछने लगी। सब लोग ठीक हैं और आपको बहुत याद करते हैं, खासकर मेरी भाभी। वो बस कॉलेज की मसरूफियात हैं। खैर, अब वक्त निकाल कर ज़रूर आऊँगी, मैंने कहा तो रुकैया खाली बर्तन ट्रे में रख कर खड़ी हो गई। अरे ये क्या कर रही हैं? आप बैठे, मैं रखती हूँ, मैं कहती ही रह गई, मगर रुकैया ये कहते हुए चली गई कि अपना ही घर है। उसके जाने के बाद मैंने शादाब को देखा, फिर पूछा, हाँ भाई, अब क्या प्रोग्राम है? मैट्रिक तो तुमने कर लिया और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने कहा था जब मैं फिर आऊँ तो तुम्हें मैट्रिक पास होना चाहिए और मुझे मैट्रिक किए पूरा साल गुजर गया, मगर आप। शादाब ने बात अधूरी छोड़ दी। आना तो चाहिए था शादाब, मगर मूड ना बन सका। लेकिन मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि तुमने मेरी बात मान ली। शादाब ने मेरी बात का जवाब में कुछ ना कहा, खामोशी से खिड़की से बाहर लान को देखता रहा। न जाने क्या। इतने में रुकैया आ गई और फिर रुकैया की बात भाभी की बातें होने लगी। शादाब खामोश बैठा सुनता रहा। खुद उसने हमारी बातचीत में हिस्सा ना लिया था। रात का खाना बाजार से आया था और हम सब ने मिलकर खाया। जाकर भाई भी हमारे साथ शामिल हो गए थे। पहले तो होटल जाने का प्रोग्राम बना था, मगर रुकैया ने जाने से इनकार कर दिया था। उसके इनकार पर जाकर भाई और शादाब बाज़ार से खाना ले आए थे। खाने के बाद रुकैया को मैंने अपने पास रोक लिया था कि रात इधर मेरे पास रहेगी, जबकि शादाब उन लोगों के साथ चला गया था। उसने खाना भी बराए नाम खाया था। आधी से ज़्यादा रात मैंने और रुकैया ने बातें करते हुए गुजारी थी। गोगे वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर मुझे अपनी सहेली ही समझती थी, जबकि मारे एहतराम के कहती मुझे बाजी थी और मैं उसको आपा कहती थी, बल्कि ज़्यादा काम आप कहकर चलाती थी। रुकैया ने बताया था। शादाब को पता नहीं क्या हो गया है, बेचैन सा फिरता है, यूं जैसे कोई चीज़ खो गई हो। मैट्रिक तो उसने कर लिया है, मगर आगे के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, जबकि मेरे भाई उसको फौज में भेजना चाहते हैं। क्या शादाब जाना नहीं चाहता? मैंने पूछा। यही तो पता नहीं चलता, रुकैया ने परेशानी से कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। बाजी, ना इनकार करता है ना इकरार करता है। मैट्रिक का इम्तिहान तो उसने पास कर लिया है, मगर बहुत बदल गया है, बहुत चुपचाप सा रहता है, ना जाने सारा वक्त क्या सोचता रहता है। अब तो दोस्तों से भी कम ही मिलता है। आपने शादाब से पूछा नहीं वैसा क्यों हो गया है? डरती हूँ बाजी, पहले ही बड़ी मुश्किल से उसने बुरे दोस्तों को छोड़ा है। ऐसा ना हो मेरे पूछने पर उसको याद आ जाए, क्योंकि पहले तो सारा दिन कभी जीप पर कभी घोड़े पर उनके साथ असला लिए घूमता था। अब तो सबको छोड़ दिया है और मैं याद दिलाना नहीं चाहती। हैरत की बात तो ये है बाजी कि अब तो हम्माद खान को भी भूल गया है। अब तो हम्माद खान का जिक्र भी नहीं करता। अपना हिस्सा, ज़मीनों और बागात सबको भूल गया है और शायद खुद को भी। ताहम शुक्र है खुदा का मैट्रिक कर लिया। बड़ी हैरानी की बात है ये तो, लेकिन खुशी की भी बात है। आप यही तो चाहती थी, मैंने कहा। हाँ, मैं यही चाहती थी कि वो बुरे दोस्तों को छोड़ दे, हम्माद खान को भूल जाए, और अब मैं चाहती हूँ वो फ़ौज में चला जाए। आपके पास इसीलिए आई हूँ। पहले भी आपकी बात मान कर ही शादाब ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। अब मैं चाहती हूँ आप उसको समझाएं, वो फ़ौज में चला जाए। भाई बता रहे थे आजकल ISIB की तरफ से इंटरव्यू के लिए इश्तिहारात अखबारात में आ रहे हैं। अगर शादाब मान जाए तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। बस एक बार इंटरव्यू के लिए चला जाए। तो वैसे भी भाई बता रहे थे कि शादाब जिस्मानी तौर पर फ़ौज के मेयार के मुताबिक है, इसलिए अनफिट
होने का भी कोई खतरा नहीं, बस आप एक बार उसको इंटरव्यू के लिए जाने पर रजामंद कर दें। ज़रूरी तो नहीं कि वो मेरी बात मान ही जाए, मैंने रुकैया से कहा। आप कह कर तो देखें, हम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं। भाभी बच्चों की वजह से मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रही थी, मगर अपने बच्चे के लिए मेरा आपके पास आना बहुत ज़रूरी था कि हो सकता है वो फिर आपकी बात मान ही जाए। कल मैं उसको अकेले आपके पास भेजूंगी, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है वो आपकी बात रद्द नहीं करेगा, वो आपकी बहुत इज़्ज़त करता है। अच्छा अप्पा, आपकी हाथ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी थोड़ी सी कोशिश से आपके दुख कम हो सकते हैं तो शादाब एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैंने उनको यकीन दिलाया। मैं भी आपको अपना समझती हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। भाभी ने बहुत पूछा, लाहौर क्या लेने जा रही हो, मगर मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा, दाता साहब सलाम करने जा रही हूँ और बाजी से मिलने को दिल चाह रहा है, उनके पास भी जाऊँगी। स्टेशन से हम लोग सीधा दाता साहब सलाम करने गए थे। अरे हाँ, याद आया, वो अचानक गले में हाथ डालकर एक कागज़ निकालते हुए बोली, बाजी ज़रा इसको पढ़ कर बताएं, इसमें क्या लिखा है। उसने कागज़ मुझे दिया। ये क्या है, मैंने कागज़ पकड़ते हुए पूछा तो रुकैया राजदारी से कहने लगी, बाजी ये एक दिन शादाब के कपड़े धोते हुए निकला था और मैंने संभाल लिया। वहाँ मैंने किसी से नहीं पढ़ाया कि पता नहीं इसमें क्या लिखा हो। सोचा लाहौर तो जा ही रही हूँ, बाजी से कहूँगी पढ़कर बता दें कि क्या लिखा है। मैंने कागज़ खोलकर एक नज़र उस पर डाली और पढ़ने लगी। ये एक गज़ल थी। इश्क का मौसम, गमगीन हवाएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, दिल में तमन्ना, लब पे दुआएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, यारों का गहरी नींद में सोना, दिल का किसी की याद में खोना, इश्क की ये ज़िद सबको जगाए, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, इश्क की नादानी का ज़माना, अक्ल की हैरानी का ज़माना, दिल में जनून, आँखों से हयाएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, इश्क की पहली नींद उचटना, इश्क की पहली रात ना कटना, दिल में उम्मीदें, लब पे दुआएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, दूर से उनको तकते ही रहना, मुँह से मगर एक हरफ ना कहना, सादा निगाहें, बोली अदाएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, घर में वो एक माँ पारा का आना, बात ना करना, आँख चुराना, दिल को हलीश तन्हा कभी पाएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने, याद में आंसू बहते हैं, ऐसे खोए से रहते हैं जैसे, दिल से उन्हें हम कैसे बुलाएं, उफ्रे जवानी, हाय ज़माने। गज़ल पढ़कर मुझे कोई हैरानी ना हुई। इस उम्र के जो तकाज़े हैं, इस उम्र की आमियाने जो हरकतें होती हैं, वैसी ही आमियाना सी गज़ल थी, बल्कि कुछ लोफड़ाना भी थी। और शादाब के चुप रहने की वजह मेरी समझ में आ गई थी, वो किसी को पसंद करने लगा था। क्या लिखा है बाजी, रुकैया मुझे खामोश देकर पूछ रही थी। आपा, जनाब शादाब साहब किसी लड़की के चक्कर में हैं, मैंने हंस कर बताया। हाय नहीं बाजी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत शरीफ है, सारा गांव उसकी इज़्ज़त करता है, और अगर ये बात होती तो उसके चेहरे पर खुशी होती, मगर वो तो बहुत संजीदा हो गया है। रुकैया बेटे की सफाई पेश कर रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। मैंने उसकी सारी गज़ल पढ़कर सुनाई और कहा, आपने शादाब से उसके बारे में पूछा? मैंने नहीं पूछा, मगर उसने एक बार मुझसे पूछा था। अम्मी, मैंने एक दोस्त की डायरी से कुछ अशार नोट किए थे, वो कागज़ गुम हो गया है। आपने तो नहीं देखा मेरे कपड़ों वगैरह में? और मैंने कहा था, नहीं। हाँ, है तो यह गज़ल वही, मगर ये बताती है कि शादाब किसी को पसंद करने की वारदात कर चुका है। मैंने हंसते हुए कहा। कौन हो सकती है वो? रुकैया ने सोचते हुए कहा।
खैर कोई भी हो, मुझे क्या, शादाब की नौकरी लगते ही मैं उसकी पसंद पर उसकी शादी कर दूंगी, वो कह रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी कि वो शादाब को ऐसा नहीं समझती थी। बहुत देर तक हम उस अनदेखी लड़की के बारे में बातें करके हंसते रहे। फिर उसने पूछा, अच्छा और सुनाओ वहाँ के बारे में, अपनी भाभी के बारे में। भाई कुछ ठीक हुए या अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? भाभी के साथ अभी भी वही रवैया है, ताहम अब कभी कभी ज़मीनों और बागात का चक्कर लगा लेते हैं। वैसे शादाब भी अब नाना की ज़मीनों पर ही होता है, बाकी सब ठीक हैं। कहकर वो मुझे एक नई कहानी सुनाने लगी और कहानी सुनाकर रुकैया सो गई। मगर मैं जागती रही तो इसलिए कि आज मैं थक चुकी थी। दूसरा, रुकैया ने जो कहानी सुनाई थी वो ऐसी ना थी कि मैं सो जाती। रुकैया ने कहा था, बाजी आप जानती हैं, जानती ही होंगी, आखिर राबिया ने आपको बताया होगा, ये राबिया का देवर आज़र है ना, आप इसको बहुत पसंद आ गई थी, वो आपसे शादी करना चाहता था। ये बात जब आज़र ने अपनी माँ से कही तो बहुत हैरान होते हुए उसने कहा, तुम्हारी भाभी और भाई इधर आते हैं तो फिर उनसे बात करूँगी। जब शादी से होकर आप उधर गई तो राबिया की सास ने बात की। राबिया ने आज़र से पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि उस वक़्त आप यहाँ मौजूद थी। फिर रात जब अपने कमरे में चली गई तो राबिया ने आज़र से बात की और कहा, तुम जानते हो वो एक बेवा औरत है। हाँ जानता हूँ, राबिया ने कहा था, लेकिन एक बात और भी है जो तुम जानते नहीं। राबिया ने कहा, अब बता दीजिए। आज़र ने सुकून से कहा, मेरे लिए उनकी कोई बात अहमियत नहीं रखती क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, राबिया ने बताया। मैं समझा नहीं, आज़र ने चौंकते हुए पूछा। वो एक्सीडेंट जिसमें उसका शोहर और बच्चा मारे गए थे, बच्चे के पैदाइश के दौरान महज आयशा की जान बचाते हुए ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई थी कि डॉक्टरों ने उसको ज़िंदगी तो दे दी मगर बांझ औरत की सूरत में। क्या वाकई? आज़र ने कहा, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। राबिया भी चुप थी। बहुत देर बाद आज़र ने कहा, भाभी मैं आयशा से शादी ज़रूर करूँगा, वो तन्हा है, मैं उसको अपनी रफ़ाकत दूँगा। बाकी रही औलाद तो उसके लिए मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और लोग भी तो यहाँ कई कई शादियाँ करते हैं, मैं भी कर लूँगा। यहाँ करते हैं वहाँ नहीं, राबिया ने तलख लहजे में कहा। क्या मतलब? आज़र ने हैरान होकर पूछा। ये नामुमकिन है, तुम्हारी रफ़ाकत के साथ उसको शोकन का दुख भी मिले, वो इस बात को कभी पसंद नहीं करेगी। वैसे भी वो कहती है वो अब कभी शादी नहीं करेगी और वो अपनी बात पर अब भी कायम है, जबकि उसकी उम्र 31-32 साल हो रही है। वो उम्र में भी तुमसे 2-4 साल बड़ी होगी। आप बात तो करके देखें, उम्र की मुझे परवाह नहीं, फजूल होगी बात करनी, बल्कि शायद हमारी दोस्ती भी ना रहे, इसलिए मैं ये बात नहीं करूँगी। राबिया ने साफ इनकार कर दिया। आप फैसला कर लें, आज़र ने गुस्से से पूछा। तुम्हें आयशा पसंद है तो फिर दूसरी शादी को भूल जाओ या फिर आयशा को भूल जाओ कि इन दोनों में से सिर्फ एक का इंतखाब कर सकते हो। वैसे भी वो इतनी आर्जा नहीं कि तुम जैसों के सहारे की मुंतज़िर हो। उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, मुकाम, हैसियत है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक ना जाने तुम जैसे कितने हमदर्दी में आगे आ चुके होते। भाई बात करने में हर्ज क्या है? आप उससे पूछ सकते हैं, हो सकता है वो दूसरी शादी की इजाज़त दे दे, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। बात करने में हर्ज ही क्या है? वो ज़ोर दे कर बोला। ये नामुमकिन है आज़र, आयशा का ख्याल छोड़ दो, ना ही हम उससे बात करेंगे और ना ही तुम खुद कोई ऐसी हमाकत करोगे। अगर वाकई आयशा को चाहते हो तो दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो कि दुनिया में लोग बे औलाद भी तो होते हैं। और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो फिर आयशा का ख्याल दिल से निकाल दो। अब बोलो क्या चाहते हो?
ذاکر نے پوچھا تو جواب میں آذر اٹھ کر چلا گیا۔ اور مجھے یاد آیا میرے سامنے ہی جب رابعہ کی ساس نے پشتو میں کچھ کہا تھا اور رابعہ نے آذر سے پوچھا تھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر اس رات وہ بڑے کمرے میں بیٹھے بولتے رہے تھے مگر پلے اس لیے کچھ نہ پڑا تھا کہ ساری بات چیت پشتو میں ہوئی تھی، مگر آج رقیہ نے بتایا تو وہ سب کچھ مجھے بھی یاد آ گیا۔ اب کوئی بچوں والا ہی تمہیں قبول کرے گا، خود تم ماں بن نہیں سکتی۔ اف آذر، تم نے کیا کیا؟ مجھے لگا جیسے اس نے میری توہین کی ہو۔ رابعہ نے بہت اچھا کیا تھا جو مجھے نہ بتایا تھا، مگر رقیہ اپنی سادگی میں بتا چکی تھی اور اب خود تو آرام سے سو رہی تھی جبکہ میں جاگ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی اس طرح مجھے ٹھکرائے یہ بھی میں کب چاہتی تھی۔ بہت دیر تک ایک دکھ تھا جو میرے وجود میں پھیلتا رہا۔ آخر میں نے یہ سوچا یہ کوئی غلط بات نہیں، آذر نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، میں کیوں پریشان ہوں؟ مرد کو اپنا نام لیوا وارث چاہیے ہوتا ہے، میں یہ کیوں بھول جاتی ہوں؟ میرے ماموں نے تو اپنا نام لیوا مرتے دیکھ کر قدیر کے باپ کو بے نام کرنے کی خاطر قدیر کی جان لی تھی۔ قدیر یاد آیا تو میں سب کچھ بھول کر اس کی یاد میں کھو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو رقیہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، بلکہ میرے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے میں نے اسے دیکھا اور کہا، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ میں ناشتے میں ایک سیب یا صرف ایک کپ چائے پیتی ہوں، آپ کا یہ بھاری بھرکم ناشتہ مجھے ہضم نہیں ہو سکتا۔ چائے بھی کوئی پینے کی چیز ہے، یا دودھ لیا کریں یا صرف سیب۔ رقیہ نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تاہم آج آپ کو پورا ناشتہ کرنا پڑے گا، اور میں کچھ کہنے کی بجائے مسکرا دی۔ تاہم ناشتہ مجھے پورا کرنا پڑا اور گھر کا کام کیے بغیر میں جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو شاداب باہر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور پوچھا، جا رہی ہیں آپ؟ ہاں بھائی، دیکھ تو رہے ہو، میں نے جلدی سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر مجھے غزل یاد آئی اور بے اختیار میرے لب مسکرا دیے۔ یہ عمر بھی کیا چیز ہوتی ہے، پہلے میں بھی ایاز کے لیے پاگل تھی اور اب سب سے بچھڑ کر یہاں اس شہر میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔